हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर। मेरा नाम है आवेश और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 का सेकंड वाले पार्ट का सेकंड वाला लेक्चर। पिछले पार्ट में हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था और साथ ही साथ जो बेसिक थियोरीज थी, बेसिक कंसेप्ट थे जो ये वाले प्रैक्टिस सेट में लगने वाला है, प्रैक्टिस सेट 2.1 में लगने वाले थे, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम जो आगे इसका क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और जितने भी क्वेश्चन है सबको अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ आज का ये वाला जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 2.1, उसको भी कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े तो इसमें गिवन है इन फिगर 2.6 लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू एंड लाइन एल, ये जो है ये लाइन एल है, दिस इज लाइन एल एंड लाइन एम आर ट्रांसवर्सल। मतलब जो लाइन पी है, मतलब ये वाली लाइन जो है वो पैरेलल है लाइन क्यू को, वो पैरेलल है ये वाली लाइन को, और लाइन एल और लाइन एम ट्रांसवर्सल है, मतलब ये वाले दो जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल है। इसके आगे मेजर ऑफ सम एंगल्स आर शोन, मतलब कुछ एंगल्स है उसके मेजर्स हमको गिवन है। हेंस फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। तो मतलब हमको कुछ एंगल्स के मेजर्स गिवन है और उसके बाद हमको एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी फाइंड करने को पूछा है। तो सबसे पहले हम जो एंगल ए है उसके साथ स्टार्ट करेंगे और एंगल ए को सबसे पहले फाइंड करेंगे। फर्स्ट एंगल ए, एंगल ए कैसे फाइंड करेंगे? हमने जो पिछले लेक्चर में जो बेसिक थ्योरीज पढ़ा था उसमें हमने काफ़ी सारे थ्योरम्स पढ़े थे, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जिसकी हेल्प से हम ये पूरा के पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले थे। तो हम जो अगर प्रॉपर्टीज सम प्रॉपर्टीज देखें तो उसमें क्या था कि अगर एक लीनियर लाइन है, अगर एक लाइन है और उसके बीच में एक एंगल है, तो ये वाला जो एंगल है इसका टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180 डिग्रीज। मतलब जो लीनियर पैर है उस पर हम जो भी एंगल बनाएंगे उन दोनों का सम होगा 180 डिग्रीज, और इसको हम बोलते थे एंगल्स इन लीनियर पैर। आई होप आपको ये याद होगा, लास्ट लेक्चर में हमने अच्छे से पढ़ा था। तो हम इधर लिखेंगे जो हमारा ये वाला एंगल है, यहाँ पर हमको कोई भी एंगल का नाम गिवन नहीं है, मतलब डायरेक्ट हमको यहाँ पर 110 डिग्रीज गिवन है, लेकिन जो एंगल का नाम है वो नहीं गिवन है। तो हम इसको अलग वे में करेंगे, हम डायरेक्टली एंगल ए को ही सपोज करेंगे और उसको ही फाइंड करेंगे। तो एंगल ए कितना हो जाएगा? एंगल ए विल बी इक्वल्स टू, ये जो टोटल एंगल है वो है 180 और उसमें से अगर हम 110 माइनस कर दें तो हमको एंगल ए मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110 डिग्रीज। तो और इसके आगे हम लिख देंगे इसका रीजन, और रीजन हो जाएगा एंगल्स, एंगल्स इन लीनियर पैर, इन लीनियर पैर। इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 180 माइनस 110 इज इक्वल्स टू 70 डिग्रीज। मतलब जो हमारा एंगल ए है उसकी वैल्यू हमको मिल गई 70 डिग्रीज। इसको हम एक बॉक्स के अंदर फिल कर देंगे। इसके बाद हम सेकेंड फाइंड करेंगे, सेकेंड एंगल बी। एंगल बी हम देखें तो एंगल बी कैसे फाइंड करेंगे? हमको ये वाला जो एंगल ए है ये हमको मिल गया 70 डिग्रीज। अब एंगल बी हमको फाइंड करना है, उसके लिए हमको ये वाला एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको सपोज हम नाम दे देंगे एंगल एफ या फिर एंगल एक्स। तो एंगल एक्स सबसे पहले फाइंड करेंगे और उसके बाद हम एंगल बी फाइंड कर लेंगे। तो हम इसको थोड़ा बाद में फाइंड करेंगे, अब हम एंगल बी फाइंड करेंगे। हमने जो पिछला वाला पार्ट में हमने देखा था कि ये इंटीरियर एंगल्स है, ये जो इंटीरियर एंगल्स है 110 और एक्स, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है और इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्रीज होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम ए बी सी डी कुछ फाइंड नहीं कर रहे, हम बस यहाँ पर एक हेल्प के लिए एक एक्स टर्म फाइंड कर रहे हैं जो हमको हेल्प करेगा बी फाइंड करने में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 110 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, और ये हमको मिला इंटीरियर एंगल थ्योरम से। इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 110 जब ये साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एक्स विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 110। तो 180 माइनस 110 इज इक्वल्स टू 70। तो x की वैल्यू भी हमको मिल गई 70 डिग्रीज। तो अब हम x की वैल्यू जो है वही b की वैल्यू है। कैसे? हमने इधर देखा था कि अगर कोई भी लाइन है और वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही है तो ये वाला और ये वाला उसके जो अपोजिट एंगल्स है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर x और b अपोजिट एंगल्स है तो वो दोनों भी इक्वल हो जाएंगे।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल एक्स। और ये हमको कहाँ से मिला? ये हमको मिला वर्टिकली अपोजिट एंगल से। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। एंगल एक्स की जो वैल्यू थी वो थी 70 डिग्रीज, तो एंगल बी विल बी इक्वल्स टू 70 डिग्रीज। और इसको भी हम एक बॉक्स में फिल कर देंगे। तो ये सेकेंड वाला जो पार्ट था वो भी हमने अच्छी तरीके से कर लिया। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एंगल सी। एंगल सी कैसे फाइंड करेंगे? इधर हम देखें तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये 115 है, और ये वाला एंगल भी हो जाएगा 115। कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम से हमको पता है कि एंगल पी और लाइन क्यू जो है वो पैरेलल है, और लाइन एम जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो हमको इधर करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम से मिला कि जो ये वाला एंगल है वो इक्वल हो जाएगा ये वाला एंगल से। मतलब जो एंगल सी है वो हमारा हो जाएगा 115 डिग्रीज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल्स टू 115 डिग्रीज, 115 डिग्रीज। और इसका हम रीज़न लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, एंगल थ्योरम। आई होप आपको ये एंगल सी वाला पार्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लास्ट फाइंड करेंगे एंगल डी। एंगल डी कैसे फाइंड करेंगे? ये वाला हो जाएगा फोर्थ वाला पार्ट। और एंगल डी, एंगल सी तो हमको मिल गया 115 डिग्रीज। अब एंगल डी फाइंड कर लेंगे। तो हम एंगल डी के लिए वापस से वही वाला कंसेप्ट, एंगल्स इन लीनियर पेयर का कंसेप्ट अप्लाई कर देंगे। तो वो हो जाएगा एंगल डी इज इक्वल्स टू, ये टोटल एंगल है 180 माइनस अगर हम 115 कर दें तो हमको एंगल डी मिल जाएगा। तो एंगल डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एंगल डी विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज माइनस 115 डिग्रीज। इसको हम इसका रीज़न लिख देंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो ये हो जाएगा एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 115। ये कट इधर 7 आ जाएगा, 1 कैरी, 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5, 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 65 डिग्रीज। तो एंगल डी विल बी इक्वल्स टू 65 डिग्रीज। और इसको भी हम एक बॉक्स में फिल कर देंगे। अब यहाँ पर हमने एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी चारों एंगल्स फाइंड कर लिए, और जो हमको पूछा था उसको हमने फुलफिल कर दिया। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है इन फिगर 2.7, सपोज ये कोई फिगर है 2.7, फिगर 2.7, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। मतलब ये वाली जो लाइन एल है वो पैरेलल है लाइन एम को, ये वाली दो लाइंस पैरेलल है। इसके आगे ये बना है कि लाइन एन जो है एंड लाइन पी जो है वो भी पैरेलल है। मतलब ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है ये भी एक दूसरे से पैरेलल है। फाइंड एंगल ए बी सी, मतलब हमको फाइंड क्या करना है? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी फ्रॉम द गिवन मेजर ऑफ एन एंगल। मतलब हमको ये वाला एक मेजर गिवन है कि एंगल ये वाला जो एंगल है ये एंगल है 45 डिग्री। उसकी हेल्प से हमको एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों एंगल्स फाइंड कर लेने हैं। सपोज हम ये वाला जो 45 डिग्री एंगल है उसको मान लेते हैं एंगल एक्स। सपोज ये जो एक्स है वो 45 डिग्रीज है। सपोज या फिर लेट एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 45 डिग्रीज। मतलब ये वाला जो 45 डिग्रीज वाला एंगल है उसको हमने एक्स मान लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको हम 45 डिग्रीज को ही हम लिख देंगे एक्स। मतलब यही वाला एंगल एक्स हो जाएगा। अगर ये 45 डिग्रीज है तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा 45 डिग्रीज। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। वर्टिकली अपोजिट एंगल से हम ये लिख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो भी हो जाएगा 45 डिग्रीज। इसके बाद हम इंटीरियर एंगल थ्योरम लगा के हम ये देखेंगे कि एंगल ए प्लस 45 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि ये इंटीरियर एंगल थ्योरम है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसके लिए तो हमको एक्स सब्स्टिट्यूट करने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो ये वाला जो स्टेप है इसको हम कैंसिल कर देंगे। जब भी हमको एक्स की ज़रूरत है तो हम इधर एक्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब हमको इधर दिख रहा है कि एक्स की ज़रूरत है ही नहीं, तो ज़बरदस्ती सपोज करके या लेट करके कुछ मतलब नहीं है। तो हम इधर डायरेक्टली लिख लेंगे कि एंगल ए प्लस 45 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। और इसका रीज़न हम लिख देंगे इंटीरियर एंगल थ्योरम।
इंटीरियर एंगल थ्योरम। इसके बाद हम इस एंगल ए को भी फाइंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एंगल ए विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज माइनस 45 डिग्रीज। तो ये हो जाएगा एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 45 इज इक्वल्स टू 135। तो एंगल ए की जो वैल्यू है वो हमको मिल गई 35 डिग्रीज, 135 डिग्रीज। इसी के साथ हमने एंगल ए फाइंड कर लिया। अब एंगल बी और एंगल सी भी फाइंड कर लेंगे। एंगल ए हमको मिला 135 डिग्रीज। अब एंगल बी इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो हम इधर क्लियरली लिख देंगे सेकेंड वाले पार्ट में। ये था हमारा फर्स्ट वाला पार्ट। सेकेंड वाले पार्ट में हम देखेंगे कि एंगल बी वो इक्वल है एंगल ए को, और इसका हम रीजन लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसी के साथ हमारा जो एंगल बी है वो भी हो जाएगा 135 डिग्रीज, 135 डिग्रीज। तो हमने यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे एंगल सी। एंगल सी फाइंड करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि एंगल बी और एंगल सी में क्या रिलेशन है। इधर हम देख सकते हैं कि जो लाइन एन है और लाइन पी है वो दोनों पैरेलल लाइंस है, और ये वाला जो लाइन एम है वो अपना ट्रांसवर्सल है। तो हम इधर करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम की हेल्प से ये दिखा सकते हैं कि एंगल बी जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल सी को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे थर्ड में हम लिखेंगे एंगल सी जो है हमारा वो है इक्वल एंगल बी के, क्यों करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। तो इसका रीजन हम दे देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी। ये जो थ्योरम्स है, इंटीरियर एंगल थ्योरम्स, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और इंटीरियर एंगल थ्योरम, ये सारे जो थ्योरम्स हैं हमने लास्ट पार्ट में कवर कर लिए थे। तो आई होप आप लास्ट पार्ट देख कर आए हो। अगर नहीं देखा है तो एक बार प्लीज़ उसको प्रेफर कर लेना। तो एंगल सी की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी एंगल बी के, और एंगल बी हमको यहाँ पर मिला था 135 डिग्रीज। तो ये हो जाएगा एंगल सी इज इक्वल टू 135 डिग्रीज। एंगल सी विल बी इक्वल्स टू 135 डिग्रीज। तो यहाँ पर हमने एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों एंगल्स फाइंड कर दिए। इसका मतलब ये वाला भी क्वेश्चन होता है हमारा यहीं पर खत्म। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस पर एक एस्ट्रिक मार्क है। एस्ट्रिक मार्क मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट माना जाएगा। तो हम इधर देखेंगे इन फिगर 2.8, मतलब ये वाला जो फिगर है फिगर 2.8 है। तो साइड्स ऑफ पी एंगल पी क्यू आर, मतलब ये वाला जो एंगल है एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एक्स वाई जेड, और ये वाला एंगल आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब ये दोनों जो एंगल्स है वो पैरेलल है एक दूसरे के। देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू आर, तो हमको क्या प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल एक्स वाई जेड। तो हमको यहाँ पर प्रूव करना है कि एंगल पी क्यू आर है वो इक्वल है एक्स वाई जेड के। तो मतलब ये हमको प्रूव करना है। यहाँ पर पिछले जो पार्ट है उसमें हम फाइंड कर रहे थे, ये वाले पार्ट में या फिर इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में, इन सब में हम फाइंड कर रहे थे। जैसे इधर हमको फाइंड करने पूछा था, लेकिन अब ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमको प्रूफ करने पूछा है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे ये हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमको प्रूफ करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन की हेल्प लगेगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। मैं भी बताता हूँ कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या। अगर हमने एक्स वाई जेड, मतलब ये वाला जो लाइन है वाई जेड, इसको ही अगर हमको एक्सटेंड करना है तो हम इसको एक्सटेंड कर देंगे, और ये वाला जो पॉइंट बनेगा इसको सपोज हम पॉइंट टी मार्क कर देंगे। तो ये वाले लाइन को वाई जेड को हमने एक्सटेंड कर दिया, तो हम यहाँ पर वही चीज लिखेंगे जो हमने किया। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सटेंड लाइन वाई जेड सच दैट टी डैश वाई डैश जेड, मतलब ये जो तीनों पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। इसका मतलब क्या होगा कि ये टी वाई जेड ये लाइंस क्या है, ये लाइंस है कोलिनियर। कोलिनियर मतलब सेम लाइन में जाते हैं ये पॉइंट। मतलब अगर हम ये लाइन है और इस पर 3 पॉइंट्स है, सपोज टी वाई और जेड, तो ये 3 लाइंस क्या हो जाएंगे, ये 3 लाइंस हो जाएंगे कोलिनियर। तो सिमिलरली ये 3 लाइंस टी वाई जेड भी हो जाएंगे यहाँ पर कोलिनियर। अब हमने एक कंस्ट्रक्शन तो कर लिया, लेकिन इसके आगे हम प्रूफ कैसे करेंगे। तो सपोज हमको यहाँ पर दिख रहा है कि ये वाला जो लाइन है लाइन पी क्यू और लाइन एक्स वाई, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। और सपोज ये वाला जो लाइन है लाइन टी जेड, ये उसका ट्रांसवर्सल है,
ट्रांसवर्सल मतलब दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम अगर यहाँ पर देखें ये टी जेड को ट्रांसवर्सल, पी क्यू को एक लाइन और एक्स वाई को उसका पैरेलल लाइन, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर का फर्स्ट पार्ट। इसमें हम लिखेंगे कि जो लाइन पी क्यू है, हमारी जो लाइन पी क्यू है वो पैरेलल है लाइन एक्स वाई को। लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू लाइन एक्स वाई। एंड जो हमारा लाइन टी जेड है, एंड टी जेड इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल मतलब ये जो दो लाइंस है वो पैरेलल है और टी जेड उसका ट्रांसवर्सल है। तो हम यहाँ पर बाय करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम से देख सकते हैं कि जो एंगल पी टी वाई है, ये वाला जो एंगल है वो एक्स वाई जेड के इक्वल होगा। कैसे? हम अगर करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम लगाए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक ही ट्रांसवर्सल के दो एंगल्स है और दोनों पैरेलल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो ये दो लाइंस हो जाएंगे इक्वल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल पी टी वाई, एंगल पी टी वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड। एंगल एक्स वाई जेड मतलब हमारा जो एंगल पी टी वाई है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स वाई जेड। और हमने ये कहाँ से देखा? हमको ये कहाँ से मिला? ये हमको मिला करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम से। करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, ये हमको मिला करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम से, और इसी को हम मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। अब हम ऐसे ही दूसरे पार्ट में हम एक और एक इक्वेशन फाइंड करेंगे और वो दोनों को इक्वेट कर देंगे। अभी मैं बताता हूँ ये हम कैसे करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि सपोज अब हम ये वाला जो पार्ट है उसको एक टाइम के लिए भूल जाते हैं। अब हम देखेंगे कि ये वाले जो लाइन है, लाइन क्यू आर एंड लाइन टी जेड, ये दोनों पैरेलल लाइंस है और हमारा जो लाइन पी क्यू है, हमारा जो ये वाली लाइन है वो उसका एक ट्रांसवर्सल है। तो हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये वाला जो एंगल है, एंगल टी क्यू आर एंड एंगल पी टी वाई, मतलब ये वाला एंगल, इसको इरेज कर देता हूँ, मतलब ये वाला जो एंगल, एंगल पी टी वाई और एंगल पी क्यू आर या फिर टी क्यू आर, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम वापस से यही कंसेप्ट अप्लाई करके हम वापस से करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम लगाकर दूसरा एक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, सेकेंड पेज पर करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा जंबल ना हो। हम क्या लिखेंगे कि लाइन क्यू आर, इस बार क्यू आर को हम पैरेलल कर देंगे वाई जेड के। सेकेंड पार्ट में हम लिखेंगे कि जो क्यू आर है दैट इज पैरेलल टू वाई जेड, एंड इस बार जो हमारा लाइन पी क्यू है दैट इज ट्रांसवर्सल। पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल मतलब जो पी क्यू है वो दोनों लाइंस को कट कर रहा है। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे कि एंगल पी टी वाई और एंगल टी क्यू आर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है बाय करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। देयरफॉर एंगल पी टी वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल टी क्यू आर, और इसका हम रीजन लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। नेक्स्ट, अब हम इसको भी मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करते हैं जैसे हम हर क्वेश्चन में करते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हमको क्या मिला कि ये वाला जो एंगल है, एंगल पी टी वाई, या फिर इससे पहले हम एक और एक स्टेप करके बता देते हैं। क्या बताएंगे कि ये जो एंगल पी टी वाई और एंगल टी क्यू आर है वो दोनों तो कॉन्ग्रुएंट है ही, लेकिन ये जो टी है इसकी जगह पर हम पी लिख सकते हैं क्या? ये जो टी है इसकी जगह पर हम पी लिख सकते हैं क्या? कैसे? एक बात बताओ मुझे कि ये वाला जो एंगल है और इसको मैंने मार्क कर लिया ए और इसको मैंने मार्क कर लिया बी। सपोज ये एंगल की वैल्यू है 45 डिग्रीज, तो हमारे पास ये वाला जो एंगल है, एंगल ए, इसको मैंने मार्क कर लिया सी और इसको मैंने मार्क कर लिया डी। तो हमारे पास जो एंगल ए सी डी है वो है 45 डिग्रीज। लेकिन अगर हम बी सी डी फाइंड करें, एंगल बी सी डी, तो वो हो जाएगा वापस से 45 डिग्रीज। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छा है, समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम एक ही लाइन में अगर 2 पॉइंट्स है तो उनका जो एंगल होगा वो होगा इक्वल। मतलब अगर हम ये वाला एंगल देखें
या फिर हम ये वाला एंगल देखें, ये दोनों एंगल्स हो जाएंगे इक्वल। तो एंगल पी टी वाई या फिर एंगल पी क्यू आर या फिर एंगल पी क्यू आर, ये तीनों एंगल्स हो जाएंगे इक्वल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो एंगल टी क्यू आर है वही एंगल पी क्यू आर है। एंगल थर्ड पार्ट में हम क्या लिखेंगे, ये वाला जो एंगल टी क्यू आर है, थर्ड एंगल टी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर। और ये हमको कहाँ से मिला, ये हमको मिला कोलिनियर एंगल्स है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो एंगल टी क्यू आर है वही एंगल पी क्यू आर है। तो कोलिनियर के लिए हम सेंटेंस नहीं लिखते, हम बस ऐसे चीज़ें लिखते हैं जैसे पी डैश टी डैश क्यू, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था टी डैश वाई डैश जेड। तो हम यहाँ पर सिंपली पी डैश टी डैश क्यू लिख देंगे, पी डैश टी डैश क्यू। और इसका मतलब कि जो पी टी क्यू है वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इसको मैंने मार्क कर लिया इक्वेशन 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को अगर हम देखें तो इक्वेशन 1 और 2 को ही देखें तो एंगल पी टी वाई जो है वो एंगल एक्स वाई जेड के इक्वल है, और इक्वेशन 2 में पी टी वाई है एंगल टी क्यू आर के इक्वल और टी क्यू आर है एंगल पी क्यू आर के इक्वल। मतलब ये वाला एंगल से इक्वल है, ये वाला एंगल दोनों तो सेम है, और ये वाला एंगल इक्वल है। मतलब जो ये वाला एंगल है, सपोज अगर ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, देन एंगल ए इज इक्वल टू सी। ये कंसेप्ट तो बहुत ज़्यादा बेसिक है। तो सिमिलरली जो पी क्यू आर है वो टी क्यू आर के इक्वल है, और जो टी क्यू आर है वो पी टी वाई के इक्वल है। इसका मतलब जो पी टी वाई है वो पी क्यू आर के भी इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल पी टी वाई इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। मतलब पी टी वाई पी क्यू आर के इक्वल है, इसको याद रखना। पी टी वाई पी क्यू आर के इक्वल है और पी टी वाई जो है वो एक्स वाई जेड के इक्वल है। पी टी वाई पी क्यू आर के इक्वल है और पी टी वाई एक्स वाई जेड के इक्वल है। इसका मतलब जो पी क्यू आर है वो हमारा इक्वल है एक्स वाई जेड के। यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल एक्स वाई जेड। और हमको जो पूछा था कि एंगल पी क्यू आर हमको प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट एक्स वाई जेड के, वो हमने प्रूव कर दिया। जब भी हम एंगल्स लिखते हैं तो हम इक्वल नहीं लिखते, हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं। तो मैंने जहाँ पर भी इक्वल लिखा, मैंने तो सब तरफ कॉन्ग्रुएंट ही लिखा है, तो यहाँ पर भी कॉन्ग्रुएंट लिख दिया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड, और हमको यही पूछा था, हमने ये प्रूव कर दिया। प्रूव करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो यूजुअली थोड़े डिफिकल्ट रहते हैं। फाइंड तो हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन प्रूव करने के लिए हमको एग्जैक्ट सेम स्टेप्स ही फॉलो करना पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर ये प्रूफ हो गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, या फिर ये नहीं लिखे तो भी चलता है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पढ़े इन फिगर 2.9। ये सपोज फिगर है 2.9, फिगर 2.9, और इसमें क्या गिवन है, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। मतलब जो ये वाली लाइन है लाइन ए बी, दैट इज पैरेलल टू लाइन सी डी। मतलब ये वाली जो दो लाइंस है वो दोनों लाइंस पैरेलल है। मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल इज गिवन। मतलब जो ये वाला एंगल है उसका मेजर हमको गिवन है, हेंस फाइंड द मेजर ऑफ फॉलोइंग एंगल्स। इसके बाद में हमको जो फॉलोइंग एंगल्स है, एंगल ए आर टी, एंगल सी टी क्यू और बाकी के जो भी एंगल्स है उसको हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जो हमारा फर्स्ट वाला एंगल है उसको फाइंड करेंगे। फर्स्ट एंगल ए आर टी, ये जो फर्स्ट एंगल है उसको हम फाइंड कर लेंगे। उससे पहले ये जो गिवन पार्ट है उसको लिख देंगे। और ये क्या गिवन है कि जो एंगल बी आर टी है, ये वाला जो एंगल है वो हमको गिवन है 105 डिग्री। तो एंगल बी आर टी दैट इज इक्वल टू 105 डिग्रीज, ये हमको गिवन पार्ट है। तो ए आर टी अब हम फाइंड करेंगे, ये हमको गिवन है और ये फाइंड करना है। ए आर टी मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमको गिवन है और ये एंगल हमको फाइंड करना है। तो हम एंगल्स इन लीनियर पेयर का कंसेप्ट अप्लाई करके हम ये वाला एंगल्स फाइंड कर लेंगे। कैसे, एंगल ए आर टी प्लस एंगल बी आर टी, एंगल्स इन लीनियर पेयर में अगर दो एंगल्स हैं तो उनका सम हो जाएगा 180 डिग्रीज। तो एंगल ए आर टी प्लस एंगल बी आर टी प्लस एंगल बी आर टी इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। एंगल बी आर टी की वैल्यू हमको गिवन है 105, तो हम यहाँ पर एंगल बी आर टी की जगह पर लिख देंगे 105।
देयरफॉर एंगल ART प्लस 105 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। अब 105 को हम वो साइड शिफ्ट कर देंगे तो एंगल ART की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 105। अब 180 माइनस 105 करें तो ये हो जाएगा 75। तो एंगल ART जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 75 डिग्रीज। तो यहाँ पर हमने जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसको हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। मतलब ये वाला जो एंगल है एंगल ART, ये वाला एंगल हमको मिल गया 75 डिग्रीज। नेक्स्ट अब हमको फाइंड करने बोला है एंगल CTQ। एंगल CTQ कैसे फाइंड करेंगे? एंगल CTQ ये वाला एंगल है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए हमको फाइंड करना पड़ेगा ये वाला एंगल, और फिर उसके बाद अगर हम एंगल्स इन लीनियर पेयर अप्लाई करें या फिर सिंपली हम करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम का हेल्प लें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। कैसे? ये करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम से ये लाइन, दो लाइंस पैरेलल है और ये PQ है वो ट्रांसवर्सल है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल हो जाएगी बाय करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल CTQ, मतलब जो ये वाला एंगल है एंगल CTQ सेकेंड वाले पार्ट में, सेकेंड एंगल CTQ इज इक्वल्स टू एंगल ART, एंड इसका हम रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। तो एंगल CTQ की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी एंगल ART के, एंगल CTQ इज इक्वल्स टू एंगल ART, और एंगल ART की हमको इधर वैल्यू मिल गई है 75 डिग्रीज, तो एंगल CTQ की वैल्यू हो जाएगी 75 डिग्रीज। तो हमने एंगल CTQ भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे एंगल DTQ। हमने ART फाइंड कर लिया, इसकी वैल्यू हमको मिली थी 75 डिग्रीज। हमने CTQ ये वाला एंगल फाइंड कर लिया, इसकी वैल्यू हमको मिली थी 75 डिग्रीज। अब हमको पूछा है एंगल DTQ, मतलब ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे? हम ये एंगल्स इन लीनियर पेयर की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं और एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये वाले दो एंगल्स इक्वल थे वैसे ये वाले दो एंगल्स भी इक्वल होंगे, जैसे ये वाले दो एंगल्स इक्वल थे वैसे ये वाले दो भी एंगल्स इक्वल होंगे, करेक्ट ना? तो हम एंगल BRT को इक्वेट कर देंगे एंगल DTQ से। थर्ड वाले पार्ट में हम लिखेंगे एंगल BRT या फिर एंगल DTQ इज इक्वल्स टू एंगल BRT, और इसका हम फिर से रीजन लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। तो यहां पर एंगल DTQ क्या हो जाएगा? एंगल DTQ इज इक्वल्स टू एंगल BRT, और BRT की हमको वैल्यू गिवन है 105, तो एंगल DTQ की वैल्यू हो जाएगी 105 डिग्रीज। तो यहाँ पर हमने एंगल DTQ भी अच्छे से फाइंड कर लिया। यहाँ पर हमने ART फाइंड करा, CTQ फाइंड कर लिया, अब हम एंगल जो हमारा DTQ था उसको भी फाइंड कर लिया और उसकी जो वैल्यू है वो है 105 डिग्रीज, 105 डिग्रीज। अब हमको लास्ट पूछा है एंगल PRB। एंगल PRB मतलब ये वाला एंगल, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? इसको हम फिर से एंगल्स इन लीनियर पेयर से फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये वाला एंगल है एंगल BRT प्लस एंगल PRB, ये दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो हो जाएगा 180 डिग्रीज, और इसका रीजन हो जाएगा एंगल्स इन लीनियर पेयर। फोर्थ हम नेक्स्ट पेज पर करेंगे। फोर्थ एंगल्स इन लीनियर पेयर की हेल्प से एंगल PRB प्लस एंगल BRT, एंगल PRB प्लस एंगल BRT इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, और इसका हम रीजन लिख देंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर, इन लीनियर पेयर, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो एंगल PRB प्लस एंगल BRT इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल PRB हमको फाइंड करना है, तो एंगल PRB प्लस BRT की वैल्यू हमको पता है 105 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। एंगल BRT की जो वैल्यू थी वो थी 105, तो हमने इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब 105 को ये साइड हम लेकर चले जाएंगे तो वो हो जाएगा माइनस में, तो एंगल PRB की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 105 डिग्रीज। तो ये हो जाएगा एंगल PRB इज इक्वल्स टू 180 माइनस 105
ये इक्वल हो जाएगा 75 डिग्रीज के। तो हम एंगल पी आर भी हमको मिल गया 75 डिग्रीज। तो हमको ये वाला जो एंगल है एंगल पी आर बी वो मिल गया 75 डिग्रीज। तो यहाँ पर हमने जो चारों एंगल्स हमको पूछे थे, एंगल ए आर टी वो हमको मिल गया 75 डिग्रीज, एंगल सी टी क्यू हमको मिल गया 75, एंगल डी टी क्यू हमको मिल गया 105 और एंगल पी आर भी हमको मिल गया 75। मतलब हमने यहाँ पर ये जो चारों क्वेश्चन हमको पूछे थे क्वेश्चन नंबर 5 के अंडर, वो हमने चारों क्वेश्चन अच्छे से फाइंड कर लिया। इसी के साथ हमारा जो ये वाला प्रैक्टिस सेट है वो होता है ख़त्म, और आज का लेक्चर भी हम यही इसी के साथ हम इधर एंड कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आगे वाला पार्ट है उसको कंटिन्यू कर देंगे, या फिर जो सेट्स वाला पार्ट है उसी को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू।